तो हमारा मकसद है इन नोट्स के जरिए बहमनी सल्तनत की पूरी कहानी के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उनको पकड़ना और समझना। चलिए शुरू करते हैं ये सफर, देखते हैं परत दर परत। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बुनियाद की। ये जो हमारे पास जानकारी है इसके मुताबिक इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू नाम के एक शख्स ने की थी, और ये वो दौर था जब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। हाँ बिल्कुल। हसन गंगू ने फिर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का खिताब अपनाया और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि इस सल्तनत की राजभाषा वो मराठी थी। हाँ, ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फारसी या अरबी नहीं, मराठी। जी। शुरुआत में इस नए साम्राज्य को 4 बड़े हिस्सों या प्रांतों में बांटा गया था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ये उस वक्त के हिसाब से मतलब काफी बड़े प्रशासनिक इलाके रहे होंगे। बिल्कुल। और यहाँ एक चीज देखनी होगी कि ये सब तब हो रहा था जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, खासकर तुगलक वंश, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। तो इसी राजनीतिक खालीपन ने एक तरह से दक्कन जैसे दूर के इलाकों में बहमनी जैसी क्षेत्रीय ताकतों को उभरने का मौका दिया। अच्छा। और ये मराठी को राजभाषा चुनना ये दिखाता है कि वे शायद सिर्फ बाहरी शासक बनकर नहीं रहना चाहते थे। कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों और संस्कृति से जुड़ने की कोशिश थी। एक सोची समझी रणनीति लगती है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब अगर शासकों की लिस्ट पर नजर डालें तो कई नाम सामने आते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम से लेकर आगे कई शासक हुए। इनमें कुछ नाम खास तौर पर उभर कर आते हैं, जैसे ताजुद्दीन फिरोज शाह और शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिनके बारे में हम अभी और जानेंगे। हाँ, ये लिस्ट हमें एक टाइमलाइन तो देती है कि कौन कब शासक रहा, लेकिन एक बात इसमें गौर करने वाली है, शुरू के कुछ दशकों में शासक काफी जल्दी जल्दी बदले हैं। जैसे अलाउद्दीन मुजाहिद शाह या दाऊद प्रथम, इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। मध्यकालीन राज्यों में ऐसा अक्सर होता था। वो क्या कहते हैं, उत्तराधिकार का कोई पक्का नियम नहीं था ना। हाँ, सही। तो तख्त के लिए लड़ाई और राजनीतिक अस्थिरता ये मतलब आम बात थी। हाँ, ये तो है। अब आते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह पर। इनका शासनकाल 1397 से 1422 तक रहा। यहाँ एक बहुत रोचक पहलू सामने आता है। इन नोट से पता चलता है कि उन्होंने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नाम का एक नया शहर बसाया। जी। इतना ही नहीं, उन्होंने खगोल विज्ञान में रुचि दिखाते हुए एक वेधशाला मतलब ऑब्जर्वेटरी भी बनवाई। ये बहुत खास बात है। और भाषाओं के मामले में तो वो कमाली थे। कहा जाता है कि वे फारसी, अरबी, तुर्की, इनके साथ साथ तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भी जानते थे। सोचिए जरा। हाँ, मतलब कितनी भाषाएं। उस दौर के हिसाब से ये असाधारण बात है। बिल्कुल। उन्होंने अपने प्रशासन में हिंदुओं को भी अहम पद दिए, और उनके समय में चोल और भमेल जैसे बंदरगाह वो व्यापार के बड़े केंद्र थे। हाँ, तो अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो फिरोज शाह की ये नीतियां, मतलब स्थानीय भाषाएं जानना, हिंदुओं को प्रशासन में शामिल करना, ये दिखाती हैं कि वो सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं टिकना चाहते थे। समझदारी और सबको साथ लेकर चलने की एक नीति थी। इससे उन्हें ज्यादा लोगों का समर्थन मिला होगा और राज चलाना शायद आसान हुआ होगा। और वेधशाला बनवाना बताता है कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ जंग या सियासत में नहीं थी, बल्कि ज्ञान विज्ञान में भी थी। सही। खगोल विज्ञान को महत्व देना उस दौर में काफी आगे की सोच थी। और बंदरगाहों का जिक्र साफ करता है कि समुद्री व्यापार सल्तनत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी था। बिल्कुल सही कहा। फिरोज शाह के बाद शहाबुद्दीन अहमद प्रथम का दौर आया 1422 से 1436 तक, और उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर ले जाई गई। हाँ, बीदर। और बीदर को नया नाम दिया गया मोहम्मदाबाद। जी। इसी दौर में एक और बहुत काबिल शख्सियत का जिक्र मिलता है, महमूद गवान। हाँ, महमूद गवान, बहुत बड़ा नाम। उन्हें ख्वाजा जहां की उपाधि देकर प्रधानमंत्री बनाया गया। ये यकीनन सल्तनत के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक रहे होंगे। बेशक। महमूद गवान सिर्फ एक कुशल प्रशासक ही नहीं थे, बल्कि इल्म के भी बड़े कदरदान थे। उन्होंने बीदर में एक शानदार मदरसा बनवाया। मदरसा यानी उस जमाने का एक बड़ा शिक्षण संस्थान या कॉलेज। हाँ, एक तरह का विश्वविद्यालय समझ लीजिए। ये 3 मंजिला इमारत थी जिसमें करीब 1000 अध्यापक और छात्र रह सकते थे, और उन्हें खाना कपड़ा मुफ्त मिलता था। कमाल है, तालीम पर कितना जोर था, है ना। उन्होंने रियाज उल इश्क नाम की एक किताब भी लिखी, पर अफसोस इतनी काबिलियत के बावजूद 1482 में 70 साल की उम्र में उन्हें साजिश के तहत फांसी दे दी गई। हाँ, ये बहुत दुखद अंत था। महमूद गवान का योगदान बहमनी सल्तनत के लिए बहुत बड़ा था। उन्होंने प्रशासन सुधारा, कूटनीति से काम लिया और शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। उनका बनवाया मदरसा तो उस दौर की बेहतरीन शिक्षण संस्थाओं में गिना जाता है। लेकिन उनका जो हश्र हुआ वो सल्तनत के अंदरूनी हालात का आईना है। मतलब दरबार में गुटबाजी, साजिशें, खासतौर पर स्थानीय दक्कनी और बाहर से आए अफाकी या परदेसी अमीरों के बीच की जो कड़वाहट थी वो बहुत बढ़ गई थी। महमूद गवान खुद एक अफाकी थे और इसी गुटबाजी का शिकार हुए। अच्छा। इससे एक अहम सवाल उठता है कि मध्ययुगीन ताकतों में सत्ता का संतुलन कितना नाजुक होता था। काबिल से काबिल लोग भी कैसे दरबारी राजनीति की भेंट चढ़ जाते थे, और गवां की मौत ने सल्तनत को यकीनन बहुत कमजोर किया होगा। समझ आता है। अच्छा, इस दौर का एक बाहरी नजरिया भी हमें मिलता है।
जानकारी के मुताबिक 1470 के आसपास निकितिन नाम का एक रूसी यात्री बहमनी सल्तनत आया था। हाँ, अफनासिनी निकितिन। जी, उस समय मोहम्मद शाह तृतीय का राज था। हाँ, निकितिन जैसे विदेशी यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत इतिहासकारों के लिए सोने की खान जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अक्सर उन चीजों पर गौर करते हैं जो दरबारी इतिहासकार शायद नजरअंदाज कर देते हैं या लिखना जरूरी नहीं समझते। उनसे हमें उस समय के समाज, लोगों के रहन सहन, व्यापार, प्रशासन, इन सब के बारे में एक अलग और कभी-कभी ज्यादा खरी तस्वीर मिलती है। अच्छा, दिलचस्प है। अब जरा संस्कृति की बात करें। नोट्स में कुछ शासकों के सांस्कृतिक योगदान का जिक्र है, जैसे अली आदिल शाह और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये दोनों शासक असल में बहमनी सल्तनत के टूटने के बाद बने बीजापुर राज्य के थे, आदिल शाही वंश के। हाँ, ये उत्तराधिकारी राज्यों में से एक था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहमनी सल्तनत खत्म होने के बाद भी दक्कन में कला और संस्कृति का विकास रुका नहीं, बल्कि शायद और आगे बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अली आदिल शाह के बारे में लिखा है कि वो सूफी विचारधारा के थे। उन्होंने कैथोलिक पादरियों को अपने दरबार में बुलाया, वामन पंडित नाम के संस्कृत विद्वान को अपना लाइब्रेरियन बनाया और संस्कृत और मराठी को बढ़ावा दिया। ये मेलजोल दिखाता है। और फिर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जिन्हें लोग प्यार से अबला बाबा यानी गरीबों का दोस्त कहते थे। हाँ, जगत गुरु बादशाह भी कहते थे। अच्छा। उन्होंने संगीत और कविताओं पर एक मशहूर किताब लिखी, किताबे नौरस। जी, दक्कनी उर्दू में। उन्होंने नौरसपुर नाम की एक नई राजधानी भी बसाई और जगत गुरु की उपाधि ली। यहाँ तक कि उन्होंने पंढरपुर के विठोबा मंदिर की तुलना मक्का से की। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, सल्तनत के बिखरने के बाद भी जो राज्य बने, उनमें कला, साहित्य और अलग-अलग संस्कृतियों को मिलाने की कोशिशें चलती रहीं, बल्कि और बढ़ीं। बहमनी सल्तनत ने जो नींव रखी थी, उसके उत्तराधिकारी राज्यों ने उस पर शानदार इमारतें खड़ी की, खासकर सांस्कृतिक क्षेत्र में। ये दक्कन सल्तनतों की सबसे बड़ी खासियत थी। यहाँ फारसी इस्लामी संस्कृति का स्थानीय भारतीय परंपराओं से गहरा मेलजोल हुआ। मराठी, कन्नड़, तेलुगु भाषाएं, हिंदू दर्शन, सूफी विचार, यहाँ तक कि यूरोप से आए लोगों का असर भी, सब मिलकर एक नई मिली-जुली दक्कनी पहचान बना रहे थे। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय तो इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने स्थानीय संस्कृति को न सिर्फ अपनाया, बल्कि उसे शाही संरक्षण भी दिया। वाह। अच्छा, अब जरा देखें कि राजकाज कैसे चलता था। एडमिनिस्ट्रेशन। मोहम्मद शाह प्रथम के दौर में उनके मंत्री सैफुद्दीन गिरी ने एक प्रशासनिक ढांचा बनाया था, जिसका जिक्र इन नोट्स में है। हाँ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था। इसमें कई अहम पद थे। सबसे ऊपर वकील ए सल्तनत होता था, जो लगभग प्रधानमंत्री जैसा था, दिल्ली सल्तनत के मलिक नायब की तरह। जी। फिर वित्त विभाग के लिए अमीर जुमला, विदेश नीति और दरबारी मामलों के लिए वजीर अशरफ और एक और वित्त अधिकारी नाजीर थे। वकील इस सल्तनत की मदद के लिए पेशवा होता था। शहर की कानून व्यवस्था के लिए कोतवाल और न्याय, धर्म और दान पुण्य के कामों के लिए सदर ए जहां का पद था। एक वकील एक कुल भी था, जो शायद बाकी मंत्रियों के काम पर नजर रखता था। देखिए, ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि बहमनी सल्तनत कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, एक बड़ा और संगठित साम्राज्य था, जिसे चलाने के लिए एक बकायदा सिस्टम बनाया गया था। हाँ, लगता तो है। इसमें दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की झलक साफ दिखती है, जैसे वकील सल्तनत का पद। लेकिन यकीनन उन्होंने अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव भी किए होंगे। अलग अलग विभागों का होना बताता है कि काम का बंटवारा था, ताकि राजकाज सुचारू रूप से चल सके। और सुल्तान की अपनी सुरक्षा का भी खास इंतजाम था। जानकारी बताती है कि सुल्तान के महल और उनकी हिफाजत के लिए एक खास गार्ड रेजिमेंट थी, जिसके नाम था साखे खेल। साखे खेल, हाँ। इसमें 4 दस्ते या नौबतें होती थीं, और इसका जो सबसे बड़ा अफसर होता था, उसे सरे नौबत कहते थे। जाहिर है, उस जमाने में बादशाह की जान हमेशा खतरे में रहती थी। बाहरी दुश्मन भी थे और दरबारी साजिशें भी। सही कहा। इसलिए साखी खेल जैसे वफादार अंगरक्षकों का होना बहुत जरूरी था। ये सुल्तान की ताकत और सुरक्षा दोनों का प्रतीक था। अब आते हैं वास्तुकला यानी इमारतों पर। आर्किटेक्चर। हाँ। यहाँ भी ज्यादातर शानदार मिसालें बहमनी सल्तनत के बाद वाले राज्यों की ही मिलती हैं। हाँ, उत्तराधिकारी राज्यों की। जैसे गोलकुंडा सल्तनत के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591-92 में हैदराबाद शहर बसाया। जी, हैदराबाद। और हैदराबाद की पहचान 4 मीनार उन्हीं की देन है। क्या शानदार इमारत है, 48 मीटर ऊंची। बिल्कुल आइकॉनिक है। और बीजापुर सल्तनत में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का मकबरा, इब्राहिम रोजा। हाँ, जिसे दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं कुछ लोग। अच्छा। और मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज, ये तो दुनिया भर में मशहूर है। गोल गुंबज के बारे में नोट्स में लिखा है कि ये 1680 के आसपास बना, और इसका गुंबद इतना बड़ा है और इस तरह से बना है कि एक कोने में फुसफुसाने पर आवाज दूसरे कोने तक साफ सुनाई देती है। विस्परिंग गैलरी। हाँ, कमाल की इंजीनियरिंग है वो। ये इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं है, ये दक्कन में उस दौर की ताकत, दौलत और कला की बुलंदी का सबूत है। इनकी शैली भी खास दक्कनी है, जो उत्तर भारत की मुगल या सल्तनत शैली से अलग है। इसमें स्थानीय प्रभाव भी शामिल हैं। अच्छा। 4 मीनार हो या गोल गुंबज, ये उस वक्त के कारीगरों और इंजीनियरों की महारत का लोहा मनवाते हैं।
गोल गुंबज का आकार और उसकी बनावट आज भी आर्किटेक्ट्स को हैरान करती है। ये सल्तनतों की महत्वाकांक्षा का भी प्रतीक है। बहमनी सल्तनत के नाम मात्र के अंतिम शासक थे। जी, बस नाम के ही रह गए थे आखिर में। उनकी मौत के बाद ये विशाल साम्राज्य पूरी तरह से 5 अलग-अलग स्वतंत्र राज्यों में टूट गया। हाँ, 5 सल्तनतें बन गई। ये 5 राज्य थे। बीजापुर, जहां 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश शुरू किया। अहमदनगर, जहां 1490 में मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की नींव डाली। बरार, जहां उसी साल 1490 में फतेहुल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश कायम किया। गोलकुंडा, जहां 1512 में कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही सल्तनत बनाई। और बीदर, जहां 1526 में अमीर अली बरिद ने बरिद शाही वंश की शुरुआत की। तो कुल मिलाकर कहानी ये बनती है कि सल्तनत के अंदर की कमजोरियां ही उसके पतन का कारण बनी। जैसा हमने महमूद गवां के मामले में देखा, अमीरों के बीच लगातार चलने वाली गुटबाजी और लड़ाई। हाँ,